सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए वीडियो में। और जैसे कि आपके डेली एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश जो है ना, जो जनरल इंग्लिश है वो पूरे 20 नंबर का है। और आप लोगों का भर भर के कमेंट आ रहा था कि सर टेंस पढ़ा दीजिए, टेंस पढ़ा दीजिए। हालांकि टेंस से पूरा 1 से 2 नंबर का ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो अपलोड किया है आप लोग देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके टॉपिक के हिसाब से जो मैंने वीडियो अपलोड किया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। उस वीडियो को बार बार देखने से आपका होगा ये कि आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम जो है ना पूरा का पूरा टेंस, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है बट ये वीडियो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 1-2 प्रश्न मैंने देखा, आप लोगों का भी कमेंट आ रहा था और उस कमेंट के हिसाब से मुझे लगा कि आप लोग कमेंट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो मुझे वीडियो बनाना चाहिए। लेकिन बनाने से पहले अगर हमको हेजिटेशन हो रही थी इस बात को लेकर के कि इससे क्वेश्चन है कि नहीं, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर से देखा तो सच में प्रीवियस ईयर में हर साल कम से कम 1 से 2 नंबर का प्रश्न इससे पूछा है। और किस तरीका से पूछा है मैं लास्ट में एग्जाम्पल भी देकर के आपको समझाऊंगा और कम से कम 2, 4, 5 उदाहरण देकर के तो मैं समझा ही दूंगा कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टेंस से रिलेटेड पूछा जाता है। और बहुत ही लॉजिक और ट्रिक के साथ इस टेंस को मैं समाप्त करूंगा। बस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और पूरी एनर्जी के साथ, ठीक है ना, पूरी एनर्जी के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जब पढ़ाया जाता है तो आप लोग थोड़ी देर बाद आप लोग जो है ना वीडियो को मतलब स्किप करने लगते हैं या फिर मतलब वहीं पर से समाप्त करके और जो है ना कि आप चले जाते हैं। बट आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। पूरा का पूरा टेंस तो खत्म हो ही जाएगा। 1-2 नंबर जो आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से जो टेंस से पूछा जाता है वो तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन आजीवन टेंस कभी नहीं भूलेंगे। पूरे लॉजिक व ट्रिक के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ बस बहुत ही कम समय में। देखिए ये पूरा का पूरा टेंस एक ही मतलब बोर्ड में नहीं समाप्त करने वाला हूँ, मतलब इसके बाद फिर मिटाऊंगा और इसके बचे हुए रिमेनिंग और भी इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हो वो भी पढ़ाऊंगा। और लास्ट में ध्यान में रखिएगा, लास्ट में मैं इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है या फिर आपके एग्जाम में कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, मैं जरूर बताऊंगा। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको घबराना नहीं है। तो चलिए विदाउट एनी लेट लेट्स गो टू स्टार्ट दिस सेशन। फाइनली हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं ना वो है टेंस। अच्छा टेंस है, टेंस तो इंग्लिश जो ग्रामर है ना, इंग्लिश ग्रामर में इसको टेंस बोला जाता है और हिंदी में काल बोला जाता है और अपन भाषा में इसको समय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समय। अच्छा देखिए समय जो है ना, बस ठंडा दिमाग से थोड़ा सा समझिए। समय को हम लोग 3 हिस्सों में बांट कर समझते हैं। कैसे कैसे? तो देखिए अभी जो हम कर रहे हैं ना ये हमारा प्रेजेंट है और यही किया हुआ बीत गया तो समझिए कि ये पास्ट है। और आने वाले दिन के बारे में हम सोच रहे हैं कि आने वाले दिन में हम क्या करेंगे, तो ध्यान में रखिएगा वो फ्यूचर है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। टेंस जिसको हिंदी में कहते हैं काल और अपन भाषा में समय, इसको 3 वर्गों में मैंने बांट दिया। पहले को मैंने किस में रखा, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर पहले को प्रेजेंट में रखा, दूसरे को पास्ट में रखा और तीसरे को फ्यूचर में रखा। समझिएगा ध्यान से, एकदम बिल्कुल ठंडा दिमाग से, तभी जा करके पूरा का पूरा आपको ये टेंस समझ में आएगा। और इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होगा चाहे जिस तरीका से भी घुमा फिरा करके पूछ दे, 1-2 नंबर आपका हो ही जाएगा क्लियर। सुनिएगा ध्यान से। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अच्छा प्रेजेंट क्या है? तो देखिएगा प्रेजेंट की पहचान देखिएगा, हम जो कुछ भी वाक्य बोलते हैं ना, जो कुछ भी वाक्य बोलते हैं अपने दिनचर्या में, जो कुछ भी वाक्य का इस्तेमाल करते हैं ना, ध्यान रखिएगा उसमें हमेशा है आएगा लास्ट में। हमेशा क्या आएगा? है आएगा। क्या आएगा? प्रेजेंट में है आएगा। और पास्ट का किस्सा क्या है भाई? पास्ट का अब यही किया हुआ जो हमारा कार्य है, हमारा जो किया हुआ काम है, ये बीत गया। अब ये बीत गया तो बीता हुआ कल को यानी बीता हुआ समय को हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट। अर्थात इसको भूतकाल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो देखिए पास्ट में हमेशा जो है ना था थे थी आता है, ठीक है ना, था थे थी आएगा लास्ट में। किसी भी वाक्य के अंत में अगर था थे थी देखेंगे समझ जाइएगा कि वो पास्ट का है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आइए बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर का क्या किस्सा है, क्या कहानी है, इसका क्या लॉजिक है समझने का? तो ध्यान में रखिएगा, जब भी कभी हम लोग, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अरे यार अभी से सोच लो, अगर अभी से तैयारी नहीं करोगे, ठीक है ना, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं अगर नहीं देखेंगे ना तो आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में आपको समझा रहे हैं। मतलब फ्यूचर मतलब आने वाले दिन के बारे में। तो जो आने वाले दिन के बारे में जो हम लोग वाक्य का इस्तेमाल करते हैं ना उसमें फ्यूचर आता है। और फ्यूचर में हमेशा लास्ट में देखिएगा गागेगी आता है। क्या आता है? गागेगी। अब एज फॉर एग्जाम्पल मैं इसका उदाहरण भी सेट किया हूं, बस आपको देखना है, समझिएगा ध्यान से। देखिए
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तो आप समझ गए। प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट में जितने भी देखिए हर किसी का देखो, हालांकि मैंने टेंस को 3 हिस्सों में बांटा और इस 3 हिस्सों को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा, क्योंकि टेंस इकलौता अपने आप में है तो टेंस के भी अपना बेटा है, और ये 3 बेटे हैं तो 3 बेटे का भी अपना बेटा बेटी है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट को भी मैंने 4 हिस्सों में बांटा है, क्योंकि है तो लास्ट में आएगा, किसी भी वाक्य के अंत में अगर है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट है। लेकिन प्रेजेंट का कौन सा, माने प्रेजेंट का कौन सा लड़का है ये, क्योंकि मान लीजिए सपोज मान लीजिए रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, रमेश नाम के व्यक्ति का 3 बेटा है, ठीक है ना, नरेश, सुरेश और ब्रिजेश सपोज। तो नरेश का बेटा कौन है, ब्रिजेश का बेटा कौन है, हर किसी का अपना अपना 2-2 को 4-4 को लड़का है। तो इसमें देखिएगा जब हमने टेंस को 3 हिस्सों में बांटा तो 3 हिस्सों में बांटा तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नाम का 3 व्यक्ति बने और प्रेजेंट का भी अपना बेटा बेटी है। अब देखिएगा इसके 4 बेटा हैं। इंडिफिनिट, पहले बेटा का नाम क्या है, इंडिफिनिट, दूसरे बेटा का नाम कंटिन्यूअस, और तीसरे बेटा का नाम परफेक्ट, और चौथे बेटा का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यही किस्सा पास्ट के साथ भी चलेगा और यही किस्सा फ्यूचर के साथ भी चलेगा। बस देखिएगा लॉजिक के साथ समझना है, बस ये टॉफ नहीं है। ध्यान में रखिएगा कि प्रेजेंट के खानदान में जो भी वाक्य मिलेंगे आपको लास्ट में है मिलेगा। पास्ट के खानदान में जो भी वाक्य मिलेंगे उसमें था थे थी मिलेगा। फ्यूचर के खानदान में जितने भी बेटा बेटी होंगे उनके वाक्य में क्या मिलेंगे, गागेगी मिलेगा। बस अब शांति से समझ लीजिए, बस यही लॉजिक पकड़ना है। यहाँ देखिए इंडिफिनिट, जो प्रेजेंट का बेटा इंडिफिनिट है, ये बेचारे के वाक्य के अंत में ताहे तीहे आता है। क्या आता है, ताहे तीहे। अब देखिए जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यानी ताहे तीहे आए तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से मेन वर्ब का 1। हालांकि वर्ब फॉर्म्स वाली मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि मेन वर्ब 1 क्या होता है, मेन वर्ब 2 क्या होता है, मेन वर्ब 3 क्या होता है, तो ये देखने के लिए आप उस वीडियो को देख करके तब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। सुनिएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब अदर क्लास पे जो भी मैंने अदर वर्ड में हो जाएंगे। सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या है ना कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कह रहा है कि पहले लिखा जाए, तो मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। देखिएगा कितना आसानी से बनेगा आई। उसके बाद से कह रहा है कि मेन वर्ब 1। अच्छा, वर्ब किसे कहते हैं भाई, क्रिया, क्रिया किसी काम का होना समझाते हैं। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, यानी कि मैं खेलता हूँ, तो सबसे पहले खेलना का इंग्लिश में हम लोग जानेंगे, तो खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले। और ये क्या कह रहा है कि वर्ब 1 ही रहना है, यानी वर्ब 1 ही रहेगा। तो वर्ब 1 यहाँ हम डाल दिए कि नहीं डाल दिए, प्ले। वर्ब 2 रहता तो हम प्लेड कर देते, लेकिन ये तो कह रहा है कि जब भी क्रिया के माने वाक्य के अंत में ताहे तीहे आए तो मेन वर्ब का 1 लगेगा, ठीक है ना। हालांकि वर्ब फॉर्म्स को हमने पढ़ा दिया है, उसको समझ लीजिएगा। तो आई प्ले, अब क्या कह रहा है कि अदर वर्ड है तो डालो, नहीं तो छोड़ दो। तो है ना जी, यहाँ पर क्रिकेट है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आई प्ले क्रिकेट। कितना आसानी से बन गया जी। अब देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, लिखेगा गिवन सब्जेक्ट, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, और आपका ऑप्शन दिया रहेगा कि ये किस टेंस का है या किस टेंस के अंतर्गत ये आता है। सपोज मान लीजिए प्रेजेंट टेंस के किसके अंतर्गत ये आता है, इंडिफिनिट के अंतर्गत आता है कि कंटिन्यूअस के, कि परफेक्ट के, कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस इतना ही आसान पूछता है, बस इसी को समझ लेना। तो जिस क्रिया जिस वाक्य के अंत में ताहे तीहे आए तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। छोड़ो यार, ये भी याद करने की क्या जरूरत है, बस डायरेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना, मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए आई प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट अगर वर्ब को हम लगा रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो समझ लेना कि ये इंडिफिनिट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ तो मैं यहाँ पर बताना भूल ही गया। यहाँ देखिए इंडिफिनिट को अफर्मेटिव सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं, ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा, वीडियो देखने का यही फायदा होना चाहिए। इंडिफिनिट को एक और नाम से जानते हैं जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं, यानी इंडिफिनिट सेंटेंस कहिए या अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। हालांकि इसका भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है, मैं इसके बाद समझाऊंगा और फिर अंत में आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। सुनिए ध्यान से, कंटिन्यूअस की बात करते हैं। कंटिन्यूअस से याद आ रहा है ना, मैं वर्ब फॉर्म्स जब पढ़ा रहा था तो उसमें हम बताए थे
ठीक है ना। कंटिन्यूअस मतलब किसी काम का जारी होना हम लोग समझते हैं। कंटिन्यू करते रहिए। जैसे अभी आप हमारा कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि नहीं, यानी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, जब किसी काम को कंटिन्यू करने के लिए कहा जाता है ना, तो उसमें रहा रही जरूर आता है। यानी कि कंटिन्यूअस से याद रखिएगा, किसी काम का कंटिन्यू होना समझा जाता है। यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे, लेकिन वर्ब का फोर यानी वर्ब का चौथा रूप यहाँ पर लगेगा। वर्ब का चौथा रूप क्या होता है भाई? वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाता है और क्या होता है, और उसके बाद से अदरक लहसुन प्याज मतलब बोले तो अदर वर्ड। सुनिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में मैं को इंग्लिश में आई लगाएंगे, उसके बाद से आई के साथ क्या लगता है, ये तो बच्चों वाली बात है, आई के साथ एम लगा दो, इज तो लगेगा नहीं, आर तो लगेगा नहीं, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम। आई एम हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है ना कि वर्ब है ना, तो वर्ब को ढूंढो, किधर है वर्ब, अच्छा खेलना, तो खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले, हो गया ना। अब कह रहा है कि यार वर्ब को देख लो कौन सा रूप धारण कराना है, तो वर्ब का चौथा रूप धारण इसको करा दीजिए, यानी चौथा रूप में लिख दीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, तो हो गया कि नहीं, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। अब कह रहा है कि अदर वर्ड है देख लो, अगर नहीं है तो छोड़ दो, अगर है तो लिख दो। अरे यार है ना जी, क्या खेल रहा हूं, तो क्रिकेट, तो यहां पर क्रिकेट लिख दो। आसान है कि नहीं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं सो रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, दौड़ रहा हूं, मैं पटना जा रहा हूं, पटना से आ रहा हूं, ये सारी चीजें जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, आए, तो याद रख लेना एम इज आर के बाद वर्ब का फोर इस्तेमाल होता है। और मैंने आपको वर्ब हम्स वाली वीडियो में भी बताया था कि एम इज आर के बाद वर्ब फोर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर वर्ब थ्री का भी इस्तेमाल किया जाता है। अरे यार होता है, मेरे को पता है, वो मैं वर्ब फॉर्म से रिलेटेड बताया हूँ, मेरे को भी पता है, लेकिन उसका अर्थ दूसरा हो जाता है, उसका वाक्य दूसरा हो जाता है। यहाँ पर रहा है, रही है के अर्थ में एम इज आर के बाद वर्ब फोर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सुनिए ध्यान से। अब बात आती है कि परफेक्ट, सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, ठीक है ना। टेंस के प्रेजेंट और प्रेजेंट का परफेक्ट, ये तीसरा बेटा कौन है जो अपना वाक्य के अंतर्गत कौन से वाक्यों को इस्तेमाल करता है, इसमें किस प्रकार के वाक्य इसका बेटा बोलता है, तो जरा सुनिए। ये जो परफेक्ट है ना, इसके मुंह से जानते हैं कौन सा बोली निकलता है, परफेक्ट वाली बोली निकलता है। कौन सा, जैसे किसी काम का पूरा कंप्लीट हो चुका होता है ना, तो उसी का बोली निकलता है। जैसे कि मैं इस काम को कर चुका हूँ, ठीक है ना, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी आपके लिए, आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए, दिलाने के लिए अच्छा निर्णय ले चुका है। यानी कि जिस काम को फिनिश समझा जाता है, कंप्लीट समझा जाता है, उसी को परफेक्ट बोला जाता है। यानी कि परफेक्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है, जहाँ पर किसी काम का पूरा हो चुका होना समझा जाता है। जैसे कि वहाँ पर वर्ब का तीसरा रूप इस्तेमाल होता है, देखिएगा ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। अब यहाँ पर हैज या हैव है, तो सर हैज लगाएं कि हैव लगाएं, या हैज हैव में कोई लगा सकते हैं, दो ऑप्शन है, कौन चुन लेंगे, नहीं। सुनिए, कभी भी ही, चाहे शी, चाहे ईट, या कोई नाम ले लीजिए, ठीक है ना, कोई नाम ले लीजिए, उसके साथ कभी भी हैज लगता है। बाकी जो भी रिमेनिंग बचा हुआ सब्जेक्ट होता है ना, उसके साथ हैव लगता है। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई, ठीक है ना, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब हैज तो लगाना नहीं है, यहाँ पर हैव लगाना, तो चलिए हैव लगा दिए। लग गया कि नहीं लग गया, आई हैव। अब कह रहा है कि वर्ब थ्री यानी वर्ब ढूंढो, यानी खेलना वर्ब है, तो चलिए मैंने प्ले ढूंढ लिया। अब कह रहा है कि वर्ब सिंगल नहीं लिखना है, वर्ब का तीसरा लिखना है, यानी कि ईडी लगा दो, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। अरे यार अदर वर्ड है तो लगाओ, नहीं तो छोड़ दो, है ना जी, क्रिकेट, यहाँ देखो आई हैव प्लेड क्रिकेट, हो गई ना बात के लिए। देखिए मैं एक एक उदाहरण दे करके आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करके चलिए, क्योंकि मतलब देखिए ये तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं, और हम लोग बहुत जल्दी स्मार्ट बोर्ड लेने वाले हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब हम लोग स्मार्ट बोर्ड में लग जाएंगे तो आपकी तैयारी कराने के लिए फिर हम लोग थोड़ा सा ढीला पड़ जाएंगे, इसलिए हम लोग आपका एग्ज़ाम 30 मार्च से परहैप्स होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या ज़रूरी है, मतलब अब उसमें उधर उलझ जाना। आपको बोर्ड के माध्यम से ही अगर हम लोग अच्छा दीक्षा दे पा रहे हैं, तो बस आप लोग बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। आप लोग सब्सक्राइबर काउंट भी बढ़ाते रहिए, वीडियो को लाइक ठोकते रहिए, इससे होगा ये कि हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आपको पढ़ाने के लिए हम लोग काफ़ी जागरूक होंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, परफेक्ट के बारे में तो हम लोग समझ गए, यानी किसी काम का पूरी हो चुका, हम लोग कंप्लीट समझते हैं कि हाँ ये काम हो चुका है, तो लास्ट में चुका है चुकी आता है। अच्छा, प्रेजेंट का जो चौथा बेटा है ना, ये इसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा देखिएगा यहाँ पर इसमें भी क्या छिपा हुआ है, सुनिएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ क्या लॉजिक है, परफेक्ट की भी कुछ बात रहेगी और कुछ कंटिन्यूअस की भी बात रहेगी, समझिएगा ध्यान से। सब्जेक्ट तो रहेगा,
परफेक्ट का रूल थोड़ा सा लगा दो, हैज या हैव, लग गया। चलो भाई, हैज हैव से मालूम चल जाता है कि ये परफेक्ट वाली बात है। अब यहाँ पर बी वाज बीन होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस यहाँ पर वर्ब 3 के रूप में बी का वर्ब 3 बीन होता है। बी का वर्ब 3 क्या होता है? बीन होता है। तो यहाँ पर भी 3 यहाँ पर इस्तेमाल हुआ कि नहीं? तो देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हो सकता है कि आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम आपको इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। सुनिएगा ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, मैं साबित कर रहा हूं कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी 3 रहना चाहिए ना, क्योंकि आप कहेंगे कि सर आप तो बोल रहे थे, बताइए कहाँ पर है परफेक्ट का रूल। देखिए, परफेक्ट में क्या हो रहा था, यहाँ पर देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी 3 हो रहा था। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी 3 है ना, तो भी 3 के रूप में बी का भी 3 क्या होता है? बी का भी 3 बी वर्ब 1 हो जाता है, वाज भी 2 हो जाता है और बीन हो जाता है V3। तो सुनिएगा, V3 का देखिएगा यहाँ पर V3 यानी B का वर्ब 3 यहाँ पर क्या होगा? बीन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 है कि नहीं है? तो ये परफेक्ट हो गया। प्लस कंटिन्यूअस का भी थोड़ा सा इसी में घुसा दो, वर्ब 4। वर्ब 4 देखते ही समझ जाओ ये कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। यानी वर्ब का कंटिन्यूअस वर्ड होता है V4, अर्थात वर्ब में ING। तो यहाँ पर देख लीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बनकर तैयार हो गया कि नहीं? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सुनिए, इसके ये जो है ना परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये कौन सा बोली बोलता है? मतलब हम किसी काम को सुबह से करते आ रहे हैं, खेलते आ रहे हैं, यानी अपने एक हैबिचुअल प्रैक्टिसेस को दर्शाता है। मतलब उसके क्रिया के या इसके वाक्य के अंत में ते आ रहा है, ते आ रही होती है, ठीक है ना, और अपना हैबिचुअल प्रैक्टिस दिखाता है। जैसे कि मैं सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में आई लिखेंगे, उसके बाद से क्या लिखेंगे? आई के साथ तो भाई जाहिर सी बात है कि हैव लगेगा, क्योंकि ही सी इट एक नाम के साथ हैज लगता है। अब सुनिएगा, आई हैव बीन तो पक्का लगेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एकदम रिस्ट्रिक्शन है कि आपको बीन लगाना है। उसके बाद से कह रहा है ना कि वर्ब को ढूंढो, मैंने वर्ब को ढूंढा, खेलना वर्ब है, चलो भाई प्ले लगा दिया ना। अब कह रहा है कि वर्ब को 1 नहीं लिखना है, माने वर्ब 1 नहीं लिखना है, वर्ब में ING ठोक दो, चलो मैंने ING ठोक दिया। चलो आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलते आ रहा हूँ। अब कह रहा है कि अदर वर्ड है तो लगा दो, चलो भाई देखते हैं अदर वर्ड, हाँ है तो क्रिकेट। आई हैव बीन प्लेइंग, क्या खेलते आ रहा हूँ? क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ यार, कैरम बोर्ड थोड़ी ना खेल रहा हूँ, है ना। तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, कब से खेलते आ रहे हैं? अरे यार सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग लगा दो, सिंस मॉर्निंग। बतिया समझ में आया कि नहीं आया? ये था आपका प्रेजेंट का पूरा 4 गो संतान, और चारों संतान के अलग अलग बोली था, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस के माध्यम से पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। और अंत में बताऊंगा कि इसमें से किस तरीके का ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब आइए हम लोग पास्ट पर वार करते हैं, ठीक है। सुनिएगा, देखिए पास्ट में क्या किस्सा चल रहा था, जो हम काम कर रहे हैं ना, अब यही काम किया हुआ बीत गया तो था थी में आ गया। कितना बढ़िया आदमी था, अच्छा तो कल बात कर रहा था, आज हमने बात किया किसी व्यक्ति से, अब वो नहीं रहा तो था थी में तो चला ही जाता है। तो देखिए, पास्ट अपना ही प्रेजेंट का किया हुआ किस्सा पिछले दिन बीत जाते हैं, और उसी बात को हम लोग फिर प्रेजेंट में याद करते हैं तो कहते हैं था थी। सुनिएगा, पास्ट के भी 4 गो संतान हैं। पहले संतान का भी नाम है इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, तीसरा बेटा का नाम है परफेक्ट, चौथा बेटा का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कहेंगे सर इसी बेटवा का तो नाम, ये अपना भी बेटवा का नाम रख लिया है। नहीं, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है यार, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। ये पास्ट इंडिफिनिट कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस कहेंगे, सबके साथ पास्ट जोड़ देंगे, सबके साथ बाप का नाम जोड़ देना है। ये बात समझिएगा, भले ही मैंने शॉर्टकट में लिखा हूँ, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि सर ये जो बेटवा का अपना नाम रखा है यही बेटवा का नाम इसमें भी। नहीं बाबू, देख लीजिए, यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट कहिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का है, यहाँ पर भी इंडिफिनिट के साथ पास्ट लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एरो का सिंबल देने का मतलब यही होता है कि पास्ट के साथ इंडिफिनिट को जोड़ना है, कंटिन्यूअस के साथ पास्ट को जोड़ना है, परफेक्ट के साथ पास्ट को जोड़ना है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ भी पास्ट को जोड़ना है। समझ रहे हैं ना? बाप का नाम जरूर जोड़िएगा, तब ना मालूम चलेगा ये किसका औलाद है। सुनिए ध्यान से, इंडिफिनिट में क्या मामला था? इंडिफिनिट को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं। सुनिएगा ध्यान से, इसमें था थे थी आएगा। अब कंडीशनल थोड़ा सा समझिएगा, इसमें ता था तिथि आएगा, इसमें ता है ती था, अब इसमें ता था तिथि आएगा। अब आएगा तो इसका रूप समझिएगा, सब्जेक्ट तो रहेगा बिल्कुल रहेगा। दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन बना लो, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढा जाता है, क्योंकि कर्ता को पहले ढूंढा जाता है। उसके बाद से देखिएगा मेन वर्ब
अगर आता है तो कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस कि इसका वर्ब टू लगा दो। चलो भाई वर्ब टू हम लगाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि अदरक लहसुन प्याज के रूप में अगर कोई अदर वर्ड है तो लगा देना। देखते हैं, मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, चलो लगा दिया। उसके बाद से है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब देखो जाना है ना, क्योंकि जाने का काम हो रहा है, तो चलो भाई जाता, तो गो माने। अब कह रहा है कि गो नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि बोल रहा है कि मेन वर्ब तो गो रहेगा, लेकिन इसका वर्ब टू कर देना, तो चलो गो का होता है वेंट, चलो लगा दिया आई वेंट। अच्छा अब कह रहा है कि अदर वर्ड है तो लगाओ, तो सिवान तो है ना जी, अदर वर्ड के रूप में किसी भी जगह या मतलब अदर प्लेसेस का नाम हो सकता है, तो देखो सिवान, तो चलो सिवान लगा दिया। अब एक रूल है ग्रामर का कि कभी भी आने जाने के पहले टू जरूर लगा दिया जाता है। देखो भाई यहाँ पर वफादारी जरूर कर देना, यहाँ पर टू जरूर लगा देना। आई वेंट टू सिवान, मैं सिवान जाता था, हो गया ना। अब पास्ट के दूसरा बेटा के पास आइए। ये दूसरा बेटा का बोली कैसा है? पास्ट कंटिन्यूअस। ये कहता है कि मेरे बेटा जो है ना, ये पास्ट कंटिन्यूअस, ये कहता है कि मैं खा रहा था, पी रहा था, दौड़ रहा था, सो रहा था, यानी इसके जो भी वाक्य निकलेंगे उसमें रहा था रही थी आएंगे, यानी था थे थी तो आएंगे, लेकिन रहा था आएगा, ठीक है ना। अब देखिए वे लोग पटना जा रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़िए, उसके बाद से इसके साथ वाज वेयर ठोक दीजिए, उसके बाद से वर्ब फोर, देख रहे हैं ना। अच्छा देखिए इस कंटिन्यूअस में और इस कंटिन्यूअस में क्या फर्क है? इसमें एम इज आर था तो ये प्रेजेंट हो गया, अगर इसमें वाज वेयर है तो ये पास्ट हो गया, देख रहे हैं ना। बाकी सब सेम रहता है। ये वर्ब वन था, ये वर्ब टू हो गया, नो प्रॉब्लम, बस कुछ नहीं, एकदम लॉजिक के साथ समझते चलिए और मजे के साथ पढ़ते रहिए। सुनिए, वे लोग पटना जा रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। सब्जेक्ट किधर है भाई? अच्छा वे लोग, चल भाई यहाँ पर दे लगा दी। वे लोग को इंग्लिश में कहते हैं दे। सुनिएगा, दे, वे लोग, कह रहा है कि दे के साथ देख लो क्या लगता है, तो दे प्लुरल वर्ड है तो वेयर तो जरूर लगेगा, और सिंगुलर रहता तो वाज लगता है, क्योंकि इसमें दिए गए दो ऑप्शन में से जो मन करे वो नहीं लगाना है। क्या लगाना है? दे के साथ वेयर लगता है तो वेयर ही लगाएंगे, यू के साथ वेयर लगता है, आई के साथ वाज लगता है, ही के साथ वाज, माने जो सिंगुलर की तरह व्यवहार करे उसके साथ वाज, और जो प्लुरल की तरह व्यवहार करे वो वेयर। तो दे वेयर तो लग गया, चलो हेल्पिंग वर्ब की किस्सा कहानी खत्म। अब कह रहा है कि अब वर्ब को ढूंढो, अगर वर्ब मिल जाए ना तो कॉलर पकड़ के लाओ और उसके साथ आईएनजी ठोक दो। क्या? देखो जाना वर्ब है, चलो भाई मैंने गो लिख दिया। अब कह रहा है कि गो को ऐसे को तैसे नहीं, इसके साथ आईएनजी जोड़ो, चलो भाई आईएनजी जोड़ दिया। तो दे वे आर गोइंग, वे लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? पटना, तो चल भाई पटना लिख दिया। और मैंने वफादारी वाला एक शब्द बताया था कि कभी भी आने जाने से पहले टू लगा देना, इससे होगा ये कि आपका भला हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनिए, अब ये वे लोग पटना जा रहे थे तो दे वे आर गोइंग टू पटना। अब आइए पास्ट का तीसरा बेटा का नाम क्या है? परफेक्ट। अब ये तो बेचारा खाली परफेक्ट का ही बात समझ रहे हो ना, ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर चुका है, तो कहेगा कि मैं तो कर चुका था। पहले प्रेजेंट में था तो हम चुका है बोल रहे थे, अब पास्ट में आ गए तो हम कहेंगे चुका था, क्योंकि था थे थी आएगा, पास्ट की बात चल रही है ना, ये पास्ट का बेटा। तो ये तो काम माने पूरा का पूरा फिनिश होना हम लोग समझेंगे, लेकिन था थे थी में समझेंगे। अच्छा तुम काम इस काम को कर चुके हो, अच्छा इसका मतलब कि इस काम को पहले से ही कर चुके थे। अच्छा गुड गुड गुड, चलो भाई सॉरी हमको नहीं पता था ये बात। तो चलो सब्जेक्ट पहले ढूंढेंगे। ओहो शीला, नाम तो सुने होंगे, शीला। शीला एक सब्जेक्ट है। अब ये बेचारी शीला जो है ना सब्जेक्ट के रूप में है, तो सबसे पहले शीला को लिखेंगे। चल भाई शीला यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? बोल रहा है कि हेड लगा दो, इसमें तो कोई झंझट नहीं है, बस हेड लगा दो, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए हेड लगा के चलो, शीला हेड। अब कह रहा है कि वर्ब को ढूंढो। देखो भाई वर्ब किधर है? अच्छा खाना बनाना, तो बनाना वर्ब है, और खाना बनाना को इंग्लिश में कुक फूड कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, कुक फूड कहते हैं, तो कुक माने बनाना और फूड उसके साथ जोड़ दिया, तो कुक फूड माने खाना बनाना। अब वर्ब थ्री क्या होगा? तो कुक्ड फूड होगा। तो देखिएगा कुक्ड, इसी में कुक में ईडी लगा देंगे तो कुक्ड और फूड। सुनिएगा ध्यान से। अच्छा कुक माने होता है बनाना, अरे यार बनाना होता है तो कुक में ईडी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ब थ्री हो जाएगा, यानी कि मैंने वर्ब को तो पकड़ा लेकिन ईडी लगा दिया। तो शीला हैड कुक्ड फूड, हो गया ना बात क्लियर? परफेक्ट।
शीला खाना बना चुकी है। अब आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए परफेक्ट प्लस इसमें कंटिन्यूअस, अर्थात पास्ट के चौथा बेटा का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और चूंकि टेंस का भी दादाजी का भी तो नाम रखना होगा ना, नहीं तो दादाजी गुस्सा हो जाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जानते हैं बोली कैसा होता है। कहता है कि मैं सुबह से खेलते आ रहा था, ते आ रहा था, ते आ रही थी, वे आ रहे थे, मतलब ये इसी तरीके से आता है। यहाँ पर देखिएगा, मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा था या खेलते आ रहा था, इस तरीके से बात आती है। देखिएगा इसमें भी परफेक्ट का रूल लगा रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। तो सब्जेक्ट प्लस हैड था कि नहीं था, बिल्कुल था। V3 था तो V3 के रूप में बी वाज बीन, बीन आ गया तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। अब प्लस V4 तो V4 आ गया कि नहीं, यहाँ पर कंटिन्यूअस वाला, तो कंटिन्यूअस का भी कुछ रूल आ गए। तो कुल मिला जुला करके इसका नाम पड़ा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए ये पास्ट का है तो सब्जेक्ट प्लस हैड लगेगा, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आई है तो आई लगा दो भाई। अब कह रहा है कि हैड बीन जरूर लगाना, चलो लगा दिए, हैड बीन लग गया, ठीक है ना। चलो अब कह रहा है कि वर्ब है तो लगाओ, अरे कहे नहीं भाई, वर्ब तो होगा खेलना, चलो प्ले। अब कह रहा है कि वर्ब होगा ना तो भले आदमी की तरह आईएनजी ठोक देना, चलो भाई आईएनजी ठोक दिया, आई हैड बीन प्लेइंग। अब कह रहा है कि क्या खेलते आ रहे थे, भाई क्रिकेट, तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब कब से खेलते आ रहे थे, भाई 2 घंटों से, तो 2 घंटों से जब भी 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा के लिए जब बात आती है ना तो वहाँ पर 4 का यूज किया जाता है, यानी 2 आवर्स। बातें समझ में आई कि नहीं है। तो ये था पूरा पास्ट के 4 बेटे, और इन चारों बेटे का अलग अलग भाषा थी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस के माध्यम से समझा दिया। अब चलिए वार करते हैं फ्यूचर पर, ठीक है ना। अब देखिए बड़े ही मज़ेदार तरीके से फ्यूचर में आता है गागेगी। अब इन फ्यूचर के 4 संतान हैं, कितने संतान हैं, 4। इनका भी चूंकि ये भी क्यों कम रहेगा, ये अपना 3 संतान को क्यों पैदा करेगा यार, प्रेजेंट ने 4 पैदा किया, पास्ट ने भी 4 पैदा किया, तो फ्यूचर भी 4 पैदा होगा। गुड, देखिएगा यहाँ पर है फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, मतलब यहाँ पर देख लीजिएगा भविष्य में 4 बेटे हैं। अब क्या है, पहले का नाम है इंडिफिनिट, दूसरे का नाम कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम परफेक्ट और चौथे का भी नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब पहले जैसा मिल रहा है क्या, बिल्कुल शब्द तो मिल रहा है, लेकिन इन चारों बेटे के नाम के साथ बाप का नाम जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, तो फ्यूचर इंडिफिनिट। अब इसको अफर्मेटिव के भी नाम से जानते हैं, फ्यूचर अफर्मेटिव सेंटेंस या फ्यूचर इंडिफिनिट। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे, ये समझिएगा। अब देखिए इंडिफिनिट का क्या लोचा है, समझिएगा। इंडिफिनिट में कहता है कि हमेशा गागेगी आएगा, मतलब कि साधारण सी भाषा में यही होगा कि वह रांची जाएगा, मैं खाना खाऊंगा, तुम मेरा वीडियो देखोगे, तुम मेरे बारे में सोचोगे, मतलब साधारण भाषा में जब हम लोग बोलते हैं ना तो ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस मेन वर्ब का 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कोई कुछ सोचने की बात नहीं है, बस यहाँ पर देखिएगा विल शैल देख रहे हैं कि नहीं सही। अब आपके मन में होगा कि कब सर शैल लगाएंगे और कब विल लगाएंगे। देखो आधुनिक ग्रामर के हिसाब से शैल का टेंशन छोड़ो, विल का पूरा ठूस ठूस के यूज करो, पूरा का पूरा एकदम भरमार लगा दो, कहीं भी मन करे विल यूज करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगर कोई आपको बहका रहा है और समझा रहा है नहीं नहीं विल की जगह शैल नहीं और शैल की जगह विल नहीं, छोड़ो यार। आजकल तो इंग्लिश में इतनी फ्लैक्सिबिलिटी है ना कि बस आपकी भाषा किसी को समझ में आनी चाहिए, समझ गया तो समझिए आप बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो। सुनिएगा ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस मेन वर्ब 1। हम विल कभी भी लगाते हैं, आपको भी मैं कहूँगा कि आप अपनी आदत को पकड़ लीजिए विले लगाने का, हमेशा विल शैल के चक्कर छोड़िए। सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में है ही, चलिए भाई ही लगा दिया। अब कह रहा है कि विल शैल में कोई लगा दो, हाँ कहे नहीं, जो मन करेगा वो लगाएंगे, चलो इसमें तो पूरा का पूरा ऑप्शन है। सर विल शैल में कोई लगा सकते हैं क्या, हाँ बाबू कोई लगा सकते हो, विल लगाओ, चलो आई ही विल। अब यहाँ पर देखिए, अब कह रहा है कि मेन वर्ब का 1, चलो भाई गो लगा दिए, तो ही विल गो, वह जाएगा। भाई कहाँ जाएगा, अगर अदर वर्ड है तो लगाओ, रांची जाएगा। कहे लिए जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा उसका जो मेंटली प्रॉब्लम चल रहा है ना आजकल, पता नहीं 3 के बाद 13 क्यों गिन रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए उसको रांची भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना ना प्रेशर मेंटली हो गया ना कि थोड़ा 3 के बाद 13 गिनना शुरू कर दे रहा है, तो इसलिए वो रांची जाएगा, वह रांची जाएगा। ही विल गो, कहाँ जाएगा, रांची। और क्या फ्यूचर के साथ अगर
आने जाने की बात आए तो क्या हम इसमें टू नहीं लगाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है, वफादारी हर जगह दिखाना है। इसके साथ हम क्यों बेवफाई करेंगे? यहाँ पर भी टू लगाएंगे। ही विल गो टू रांची, वह रांची जाएगा। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस का, यानी फ्यूचर का दूसरा बेटा। सुनिएगा ध्यान से, कंटिन्यूअस में क्या कह रहा है? वह क्रिकेट खेल रहा होगा। इसमें भी रहा रही आ रहा है कि नहीं? लेकिन आ रहा है, ये बात सही है, लेकिन इसमें गागेगी आ रहा है। ये रहा रही बेशक आ रहा है, जिस तरह प्रेजेंट में आ रहा था, जिस तरह पास्ट में आ रहा था, फ्यूचर में भी आ रहा है। लेकिन इसमें फ़र्क यही है कि फ्यूचर में इसके जितने भी बेटे हैं ना, उसमें गागेगी आएंगे। सुनिएगा, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, यानी कंटिन्यूअस का बोली है कंटिन्यू करते हुए दिखाना। वो क्रिकेट खेल रहा होगा मतलब कि वो कंटिन्यू होगा। तो चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। सुनिएगा ध्यान से, सब्जेक्ट के रूप में ही लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, खेल रहा होगा तो सबसे पहले विल भी तो लगा देंगे, बिल्कुल लगाएंगे, कहीं नहीं लगाएंगे। यहाँ पर सुनिए, ही विल बी वर्ब है तो कॉलर पकड़ के लाओ और उसका वर्ब फॉर्म फोर लिखो, यानी कि खेलना को इंग्लिश में प्ले, तो हम लगाएंगे प्लेइंग, आईएनजी जोड़ देंगे। ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, क्या खेल रहा होगा? तो क्रिकेट, तो चलो ना भाई क्रिकेट लगा दिया। समझ में आया कि नहीं? ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। अब आइए बात करते हैं फ्यूचर का तीसरा बेटा परफेक्ट। ये तो बेचारा अपने आप में बहुत परफेक्ट रहता है, मतलब किसी काम का हो चुका होना समझा जाता है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, प्लस प्लस छोड़ो यार, सब्जेक्ट की जगह पर ही लगा दो, ठीक है ना, क्योंकि वह को इंग्लिश में ही कहते हैं। समझ चुका होगा तो सबसे पहले विल शैल तो लगाएंगे यार, विल शैल में एक विल लगाएंगे और प्लस हैव ले लेंगे, हमको यही अच्छा लगता है। ही विल हैव, वर्ब है, बिल्कुल है, समझना तो वर्ब ही होता है ना। जिस क्रिया के अंत में नाने नहीं आता है, मतलब जिस शब्द के अंत में नाने नहीं आता है, मतलब वो वर्ब है, तो समझना वर्ब है। पहले तो इसको समझना ही के नियत में आप देखो, तो समझना, तो समझना को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड। चलो भाई अंडरस्टैंड लिख दिए, अंडरस्टैंड। अब कह रहा है कि देख भाई, तू अंडरस्टैंड लिखेगा ना तो मैं गलत कर दूंगा, क्योंकि तुम फ्यूचर का तीसरा बेटा के रूप में हो, तो इसलिए बोली ऐसा बोलो और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ऐसा लागू करो जो तुम साबित कर सको कि मैं फ्यूचर का बेटा हूँ। हाँ यार, ये तो बात सही है। चलो, अब परफेक्ट में आ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वर्ब का 3 रूप यूज होगा, तो यहाँ अंडरस्टैंड का V3 होता है। देखिए, अंडरस्टैंड का होता है वर्ब 1 अंडरस्टैंड, और वर्ब 2 क्या होता है? अंडरस्टूड, और वर्ब 3 क्या होता है? अंडरस्टूड। तो चलिए, ही विल हैव अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, तो हम क्या लिखेंगे? ये है आपका जो है ना, ये वर्ब 3 था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ही विल हैव अंडरस्टूड, वह समझ चुका होगा। अब आइए बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी परफेक्ट का कुछ हिस्सा रहेगा और कंटिन्यूअस का। सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव है कि नहीं है? बीन है, ये है, प्लस V4 कंटिन्यूअस का हो गया, मतलब ये परफेक्ट भी हो गया और कंटिन्यूअस भी हो गया। क्या बातें आपको समझ में आ रही? थोड़ी सी नॉइजिंग अगर बाहर से आती है तो आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा नॉइजिंग को मैं यही कहूँगा कि इग्नोर करके ही चलिए तो बेहतर है। यहाँ पर देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ देखिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या है? ये कहता है कि इसमें परफेक्ट भी होना समझा जाता है और किसी काम का कंटिन्यू होना भी समझा जाता है। यानी वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा होगा, हाँ, मतलब 2 घंटा खेल भी लिया होगा और प्लस खेल भी रहा होगा, मतलब वे लोग 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे होंगे, मतलब 2 घंटा खेल भी लिए हैं और आगे खेल भी रहे होंगे। यानी इसमें क्या हो रहा है? परफेक्ट की भी बातें हो रही है और कंटिन्यूअस का भी बातें हो रही है। यानी कुछ काम हो चुका है और कुछ काम तो अभी हो भी रहा होगा। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट की जगह पर दे लगा देंगे, चलो गुड, दे लगा कि नहीं लगा? अब यहाँ पर देखिए, अब कह रहा है कि विल शैल में देख लो भाई, आपको जो अच्छा लगे, हमको तो विल अच्छा लगता है यार, चलो भाई विल लगा लिए। दे विल, हैव तो बिल्कुल लगाएंगे क्योंकि कह रहा है, बीन तो बिल्कुल लगाएंगे, ये भी कह रहा है, प्लस वर्ब अगर कह रहा है ना कि वर्ब जैसे ही आए कॉलर पकड़ के लाओ और वर्ब में आईएनजी ठोक दो, मतलब खेल रहे होंगे तो प्लेइंग, देखो यहाँ पर हैव बीन प्लेइंग, देखो दे विल हैव बीन प्लेइंग, वे लोग खेल रहे होंगे। क्या खेल रहे होंगे? क्रिकेट, अदर वर्ड में हम लोग क्रिकेट जोड़ देंगे। क्या 2 घंटों से? अरे यार, तो मैंने बताया ना 2, 4, 5, 10 कितने भी घंटा से आए, काउंटिंग वाला बात है तो 4 2 आवर्स लगा देना, ठीक है ना। 2 यहाँ पर 2 आवर्स। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान लॉजिक और ट्रिक के साथ मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि जो मैं इतना मेहनत करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे और बड़े ही सादगी और शांति के साथ समझ रहे होंगे, क्योंकि आपके कमेंट का मैंने वैल्यू दिया है और मैंने वैल्यू दिया है ना, तो प्लीज़ आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों में पूरा का पूरा शेयर कीजिए। तो यहाँ तक लीजिए स्क्रीनशॉट और इसके बाद देखिए हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी वर्ड हम बता देते हैं, ताकि इससे भी रिलेटेड कोई
ऑब्जेक्टिव होगा तो छूटेगा नहीं। और अंत में ध्यान में रहे कि मैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, आपको एग्जाम्पल देकर के समझा दूंगा कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो लीजिए यहाँ तक पूरा का पूरा स्क्रीन शॉट। तो चलिए बिना देर के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी काफ़ी आसान होने वाला है। यहाँ पर देखिए टेंस जो हम लोग 3 हिस्सों में समझ रहे थे और तीनों का अपना अपना बेटा बेटी था, उसी तरीका से भी अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी समझना है बहुत आसानी से। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए या प्रेजेंट अफर्मेटिव वाली बात कहिए, एक ही है, मतलब हम लोग पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे कैसे सेंटेंस आते हैं मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही यही समझा रहा था। अब यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव का सीधा सीधा हिसाब क्या होता है, मतलब बात पॉजिटिव रहता है, मतलब कि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा इसमें कैसे वाक्य आते हैं, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, WH इंट्रोगेटिव होते हैं, WH निगेटिव होते हैं। अब यहाँ पर मैं 3 और 2 5 इन पांचों इनके जितने भी मतलब मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये 5 जो संतान है ना, इन पांचों संतान के अलग अलग वाक्य होते हैं, इनके मुंह से अलग अलग बोली निकलते हैं। मैं बारी बारी से समझा रहा हूँ, बस आपको समझना है। यहाँ पर देखिए बस आप लोग थोड़ा सा ये समझेंगे ना कि इतना सारा है और इतना सारा समझना होगा तब जाकर 1-2 नंबर मिलेगा। छोड़ो यार इस वीडियो को छोड़ दे, नहीं यार बस आप लगे रहिए ना। देखिए बड़ी आसानी से बस थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाएगा ना तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। सुनिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के 5 बेटा, ठीक है ना, उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट का भी 5 बेटा, फ्यूचर जो है ना इंडेफिनिट है, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने इंडेफिनिट लिखना भूल गया, ठीक है ना, सॉरी फॉर इट, ठीक है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट का भी क्या है 5 बेटा। उसी तरीका से कंटिन्यूअस भी है, ठीक है ना, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस भी होगा, परफेक्ट भी होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने जो प्रेजेंट का 4 बेटा, पास्ट का 4 बेटा, फ्यूचर का 4 बेटा मैंने बताया, जिस तरीके से उन चारों बेटों से जो वाक्य निकल रहे थे उसी तरीका से अब सभी बेटों के भी अब कुछ बेटे हैं। कैसे हैं भाई, सब लोगों ने 4 संतान पैदा किया, ये 5-5 संतान पैदा किया है। देख लो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का देख लो कहानी क्या है। इसमें अफर्मेटिव जो आता है ना उसको सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट को अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इसमें कैसे वाक्य आते हैं, अफर्मेटिव कहता है कि मेरे वाक्य के अंत में ताहे तिहा आएगा, मतलब मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, दौड़ता हूँ। ये हो गई सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले इस वीडियो में समझा रहा था। निगेटिव कैसा होता है भाई, निगेटिव का स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज प्लस नॉट प्लस, ठीक है ना, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं नहीं जाता हूं तो इसका मतलब हुआ निगेटिव बातें। पहले तो मैं जाता हूं तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव, अच्छा मैं जाता हूं, हाँ ये बात तो सही है कि मैं जाता हूं, तो ये अफर्मेटिव बातें हो गई, यानी पॉजिटिव बातें हो गई। लेकिन अब यहाँ पर निगेटिव बात कहना है, नहीं यार मैं नहीं जाता हूँ, मतलब आई डू नॉट गो। अब कहेंगे कि सर डज कब लगता है, डज मैं बता रहा हूँ, ही सी इट एक नाम के साथ SES वर्ब में लगता है कि नहीं लगता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर पहले से ही ES लगा हुआ है तो इसलिए यही डज ही सी इट एक नाम के साथ यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद से निगेटिव में है तो नॉट लगा देना प्लस मेन वर्ब वन लगा देना, यानी कि मैं नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो, ठीक है ना। समझिएगा, अब मैं लिखूंगा ना तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए फटाफट आप लोग एंट्रेंस के मतलब समझिए, तो एस्पिरेंट है ना, आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो अगर मोटा मोटी समझ लेते हैं ना तो इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यहाँ पर देखिए इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव में जानते हैं क्या होता है, इंटरोगेटिव मतलब यानी कि एक प्रश्नवाचक की तरह बात होती है, यानी प्रश्न पूछने जैसा बात होती है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है ना उसमें ये इस तरह आता है कि क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम नमाज पढ़ते हो, क्या तुम पूजा करते हो, यानी जिसमें क्या वाली बातें आती हैं। तो इसको क्या वाली बातें करने के लिए इस नॉट को तो हटा दो, डू को बाहर निकाल दो, यानी कि डू डॉज को पहले लिख दो, डू डॉज को बहुत आसान है, प्लस जैसे को तैसे छोड़ दो, क्योंकि इसमें तो निगेटिव है नहीं इंट्रोगेटिव है, तो डू या डॉज और उसके बाद से सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब वन रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही है। देख रहे हैं ना, डू डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी क्या आप जाते हैं, डू यू गो, क्या आप विद्यालय जाते हैं, डू यू गो टू स्कूल, ये हो गई बातें आपकी, ठीक है ना। अच्छा WH इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ, आपके मन में खटक हो रहा है ये WH क्या है, WH है क्या, व्हाट इज WH। देखिए WH जानते हैं क्या है, WH एक ऐसा फैमिली है ना जिसमें जितने भी वर्ड मिलेंगे ना वो सब WH से बने रहेंगे। जैसे सुनिएगा, व्हाट, वेयर, whom, ठीक है ना, वाई,
देख रहा ना, जो भी है ये वाट, वेयर, हुम, वाई, ये जितने भी है ना, ये WH आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा बताइए। वेयर, देख रहा ना, वेयर, ये WH से शुरू हो रहा है कि नहीं, यानी एक ऐसा वर्ड जो WH से शुरू हो रहा और क्वेश्चन भी पूछ रहा हो, ठीक है ना, तो ये हो गया WH इंट्रोगेटिव। जैसे कि अगर हमको बोलना होगा कि तुम क्या खाते हो, पूछना है तुम क्या खाते हो, तो व्हाट डू यू ईट, ठीक है ना, तो ये बनेगा WH का पहले लगा देंगे। WH में अगर जो वाक्य होगा, जैसे तुम क्या खाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तो वेयर लगाएंगे। तुम किसको पसंद करते हो, तो हुम लगाएंगे। तुम क्यों पसंद करते हो, तो वाई लगाएंगे। तुम कहाँ जाते हो, तो वायर लगाएंगे। तो WH पहले लिख देंगे, प्लस क्या करेंगे, डू डॉज तो पहले से ही जिस तरह है इसी तरह लिख देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। देख रहा है ना, इसी डू डॉज के पहले खाली WH लगा देना है, बस। WH पहले है तो पहले WH लगा देंगे, प्लस इंटरोगेटिव का पूरा सेंटेंस लिख देंगे। अब निगेटिव करना है तो देखिए, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद निगेटिव लगता है तो WH तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, प्लस डू डॉज तो रहेगा, डू डॉज रहेगा, नॉट लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। हालांकि मेरे मुंह से अगर निकल भी गया तो इसको मैं साबित कर दे रहा हूँ कि कैसे सही भी निकल गया। देखिए मैं बता रहा हूँ, जब बोला जाता है ना कि तुम क्यों नहीं समझते हो, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब भी डू और नॉट को एक साथ बोला जाता है ना, डू और नॉट एक साथ आ जाते हैं और सब्जेक्ट बाद में निकल जाता है और बाद में ही बोला जाता है, तो वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम क्यों नहीं समझते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात आती है, जब भी निगेटिव बोला, तुम क्यों नहीं समझते हो यार, तुमको समझ में आनी चाहिए, तो यहाँ पर WH फैमिली से तो कोई वर्ड लग सकता है, ठीक है ना। तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ नहीं जाते हो, ठीक है ना, तुम किसको पसंद नहीं करते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर WH पहले लग जाएगा। WH फैमिली से कोई भी निकाल लीजिए और उससे बने हुए सेंटेंस के साथ WH लगा दीजिए, प्लस डू डॉज तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट को ढूंढ लीजिए, अब प्लस नॉट लगा दीजिए, प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं सब में वर्ब 1 लग रहा है। ये हो गई बात आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के 5 संतान का वाक्य। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब इसमें आसान है, मैं थोड़ा हिंट्स दे दूंगा, आप समझ जाएंगे लगभग। अब वीडियो बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है, आप लोग घबराएंगे नहीं। हो सकता है कि अगर आप लोग बोर फील कर रहे होंगे ना, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दीजिए और थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, बढ़िया से हल्का सा रिफ्रेशमेंट नाश्ता कर लीजिए, फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए और देखिए, बहुत मजा आने वाला है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसी काम का जारी होना समझा जाता है। अफर्मेटिव कैसा होगा भाई, हम लोग तो शुरू से ही सीख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अगर इसका निगेटिव बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे, निगेटिव लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा, क्या रहेगा, यही रहेगा, एम इज आर रहेगा हेल्पिंग वर्ब, प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव यानी किसी काम का तो होना समझा जा रहा है, लेकिन नहीं में समझा जा रहा है, यानी निगेटिव माने नकारात्मक। नकारात्मक सेंटेंस में क्या होता है, इनके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा बेटा का नाम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस निगेटिव सेंटेंस। मतलब बोले तो मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, मैं पटना नहीं जा रहा हूँ, मतलब कैंसिल हो गया, आई एम नॉट गोइंग टू पटना। तो आई सब्जेक्ट, आई के साथ एम लगेगा हेल्पिंग वर्ब, आई एम और नॉट लगेगा निगेटिव है, जा रहा है कि इंग्लिश में हो जाएगा गोइंग और प्लस ऑब्जेक्ट पटना हो जाएगा। तो मैं पटना नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू पटना। मैं यहाँ पर उदाहरण उतना नहीं लिख रहा हूँ, बस समझाते चल रहा हूँ। इंटरोगेटिव में क्या होगा, बस वाज, अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब को पहले खींच लीजिए, बाकी जो बच गया उसको उसी तरह छोड़ दिए। हेल्पिंग वर्ब पहले खींचा जाएगा, एम इज आर पहले आ जाएगा, एम इज आर प्लस जैसे को तैसे छोड़ दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं ना कितना आसान है, हेल्पिंग वर्ब पहले खींच लिया, सब्जेक्ट उसी तरह रहने दीजिए, वर्ब 4 उसी तरह रहने, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग, एम इसमें के एक हेल्पिंग वर्ब ले लिए, सब्जेक्ट के ऊपर आई, गोइंग वर्ब 4 हो गए। क्या मैं पटना जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू पटना, क्या मैं पटना जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए WH के साथ उसी तरह होगा, WH से कोई ले लो ये सेंटेंस, WH से ले लिया, इंटरोगेटिव लगाना है तो इंटरोगेटिव उसी तरीके से लगा दो, WH फैमिली लगा दो, ठीक है ना, प्लस इंटरोगेटिव का क्या लगाओगे भाई, वहीं लगाओगे, एम इज आर यही वाला सेंटेंस लग जाएगा। अब उसके बाद से बस यही वाला सेंटेंस, देख रहे हैं ना कितना आसानी से बताते चल रहा हूँ। निगेटिव में क्या होगा, फिर WH रहेगा, WH प्लस ये तो रहेगा, मतलब ये तो रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब ये रहेगा, ये वाला हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सुनिएगा ध्यान से। WH फैमिली का कोई एक वर्ड रहेगा, जैसे जिस तरीके से वाक्य रहेगा, तुम मतलब
किसको पसंद नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हुम भले लगेगा, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसके हिसाब से, उसके बाद से आने वाला सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है ना, प्लस नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद अब यहाँ पर नॉट लगेगा प्लस, ठीक है ना, यहाँ पर वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, देख रहा है ना, सेम इसी तरीके, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद खाली नॉट लगा देना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, WH निगेटिव बन जाए। सेम उसी तरीका से प्रेजेंट परफेक्ट के साथ होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जैसे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में रूल क्या था, अफर्मेटिव का रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव, ठीक है ना, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे यार, निगेटिव बनाना है, निगेटिव बनाना है ना, तो निगेटिव के लिए क्या आप करेंगे, देखिए यहाँ पर हैज हैव के बाद नॉट लगा दो, हैज हैव के बाद नॉट, ठीक है ना। यहाँ पर है मैं खा चुका हूँ तो आई हैव ईटन, मैं नहीं खा चुका हूँ मैंने नहीं खाया है तो आई हैव नॉट ईटन, यानी हैज हैव के बाद नॉट लगा दो, यानी हैज हैव के बाद अगर नॉट लगा दिया बाकी सब सेम रहना दिया तो समझ लेना निगेटिव हो गया। अब बताना है इंट्रोगेटिव, तो हैज हैव को बाहर निकाल दो, ठीक है ना, हैज हैव को बाहर निकाल दो, बाकी सबको छोड़ दो, ठीक है ना। हैज हैव को बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया, इंटरोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव बनाना है तो बस खाली WH वर्ड को पकड़ लो, अब बाकी सब ये क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव वाला वर्ड लगा दो। फिर WH निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, जिस तरीके से ये मैंने समझाया सीक्वेंस, उसी तरीका से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ भी हो जाएगा। बस आप लोग बना लीजिए, अगर दिक्कत होगी ठीक है ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके प्रत्येक दिक्कत का रिप्लाई दूंगा, आप लोग सॉल्यूशन के रूप में मैं रिप्लाई दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मुझे लग रहा है कि इतना तक जो मैंने समझा कर हिंट्स देने की कोशिश किया, आगे भी आप लोग बना लेंगे, हमको पूरा का पूरा विश्वास। क्योंकि आप मुझे क्या हिंट्स देना जरा आप ही बताइए ना, प्रेजेंट परफेक्ट है तो सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, नॉट लगाना है, निगेटिव बनाना है, यानी ये निगेटिव वाला बनाना है तो इसमें हैज हैव के बाद नॉट लगा देना, बाकी सब सेम रहेगा। इंटरोगेटिव बनाना है तो हैज हैव को बाहर खींच दो, बाकी सबको उसी तरह रहने दो। फिर उसके बाद से WH इंट्रोगेटिव बनाना है तो WH फैमिली से कोई ले लो, बाकी इंट्रोगेटिव रहने दो। फिर WH निगेटिव बनाना है तो WH से ले लो, निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, हो गया कि नहीं, आसान है। अब यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट पे आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का किस्सा क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट तो रहता है, ये तो बात क्लियर है, लेकिन इसका जब निगेटिव बनाया जाता है ना, निगेटिव, तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर डू या डज लग रहा था ना, यहाँ पर डू या डज, यहाँ पर डिड लगेगा, डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, दिख रहे हैं ना। बस यही चीज़ हमको बताना है तो ये मैं लिख कर बता रहा हूँ। निगेटिव यहाँ पर मैं जाता था आई वेंट, मैं नहीं जाता था आई डिड नॉट गो, यहाँ पर वर्ब वन हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव कैसा होगा, बस डिड को बाहर खींच दो, डिड को बाहर खींच दिया प्लस सब्जेक्ट उसी तरह लटका दिया, सब्जेक्ट और वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, देख रहा ना। डिड आई को क्या मैं जाता था, देख रहा ना, इसी तरह लटक गया कि नहीं लटक गया। अब इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो बस WH को ले लो, अब बाकी सेम लिख दो, ये सेम लिख दो, ये वाला सेम लिख दो। सेम लिखने का अर्थ समझ रहे हैं, डिड लिख देना है और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया ना। सेम इसी तरीके से किस्सा चलते चला जाएगा। अब निगेटिव है ना तो WH रहेगा, ये तो पूरा रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद खाली नॉट जोड़ देना है, डिड, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया ना। वाई डिड आई नॉट गो, मैं क्यों नहीं जाता था, ठीक है ना, कारण जानिए। अच्छा, इसका कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस का भी 5 बेटा है। अफर्मेटिव का वही बोल चल रहा था, जैसे जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस में क्या था, मैं जा रहा था तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर एम इजार लग रहा था, यहाँ पर वाज वेयर लगेगा, वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब वाज वेयर को बाहर, सॉरी बाहर नहीं खींचना है, निगेटिव पूछ रहा है ना, निगेटिव बनाना है तो वाज वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया ना, बात क्लियर। इंट्रोगेटिव बनाना है यार, हेल्पिंग वर्ब को बाहर खींच दो, बाकी सबको सेम लिख दो, ठीक है ना। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर देखो, हेल्प इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले खींच देना प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखो धड़ाधड़ एकदम, अब तो एकदम मैंने क्या बताया, आपके दिमाग में छू मंत्र एक जादुई तरीका से एक बहुत ही लॉजिक भी ट्रिक के साथ दिमाग में घुस रहा होगा और आपको लग रहा है भाई सर अब तो अब हम सब बना लेंगे, हो गया, बस घबराना नहीं है। देखिए WH निगेटिव का मतलब, यानी WH तो रहेगा लेकिन WH में निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव तो हो गया। अब WH इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होगा, यानी WH फैमिली से कोई वर्ड रहेगा प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो WH तो यहाँ पर रहेगा प्लस इंट्रोगेटिव, यही चीज़ें डाल देना है, समझ में आ रहा ना। WH निगेटिव का मतलब WH तो रहेगा प्लस ये इंट्रोगेटिव का सारा सेंटेंस डालेगा लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा, क्लियर। उसी तरीके से परफेक्ट, परफेक्ट में क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, ठीक है ना, हैव, ठीक है ना, प्लस
V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, नॉट लगाना है तो शैल हैव के बाद नॉट लगा दो, हो गया, बस बात खत्म। फिर शैल हैव को बाहर खींच दो, इंटरगेटिव बन जाएगा, फिर WH लगा दो, ठीक है ना, तो इंटरगेटिव बन जाएगा। और WH नेगेटिव बना तो WH प्लस पूरा इंटरोगेटिव का इसका सेंटेंस लगा देना प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ भी बाबू वही हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट के भी 5 बच्चे हैं बेचारे। मैं जाऊंगा तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल तो हो जाएगा, विल सेल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा तो चलो यार हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दो, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो विल शैल, ठीक है ना, और प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। शैल विल को बाहर खींच दो, इंटरोगेटिव बन जाएगा। WH फैमिली से कोई वर्ड ले लो, WH क्या, वेयर, कहाँ, कुछ भी जो भी अदर क्लास में WH से रिलेटेड है वो कर दो, प्लस ये इंटरोगेटिव वाला ये फार्मूला लगा देना, हो जाएगा। WH फिर इंटरोगेटिव बनाना, निगेटिव बनाना तो WH तो रहेगा ही रहेगा, प्लस WH इंटरोगेटिव का पूरा फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, बस हो गया, ये भी कहानी खत्म, ठीक है ना। कंटिन्यूअस की बात करें तो अफर्मेटिव का क्या होता है, कंटिन्यूअस का खेल रहा होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, शैल विल बी जितने भी हैं, अब देखिए अब यहाँ पर निगेटिव है ना तो शैल विल बी के बाद नॉट लग जाएगा, यानी इस हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या इंटरोगेटिव बनाना है ना, इंटरोगेटिव को समझ लीजिए। इंटरोगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले बाहर निकाल लेना है, विल शैल को पहले बाहर निकालना है, ठीक है ना, लेकिन बी को छोड़ देना है, ठीक है ना। विल, अब यहाँ पर देख लीजिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, विल शैल, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, देख रहा बी को छोड़ देना, यानी विल सेल निकल जाएगा, सब्जेक्ट बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव बनाना है ना, WH इंट्रोगेटिव, तो WH फैमिली से कोई हो जाएंगे, ये लग जाएंगे, प्लस यहाँ पर देखिए विल सेल तो रहेगा, सब सेम रह जाएगा। उसके बाद से WH निगेटिव के साथ क्या रहेगा, WH रहेगा प्लस ये सब रहेगा, प्लस सब्जेक्ट के बाद खाली नॉट लगा देना, सब्जेक्ट के बाद क्या कर देना, खाली नॉट लगा देना, बस ये पूरा का पूरा तैयार। उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी आप लोग बना लीजिएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत होता है तो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं जरूर सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में ही देने की कोशिश करूंगा। अब चलिए बिना देर के पूरा का पूरा तो टेंस समाप्त हो गया, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगा आपका, एकदम यूँ चुटकियों में और जादुई तरीके से टेंस हम समाप्त कर दिए। अब चलिए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है उसको भी समझ लेते हैं और देख लेते हैं। तो चलिए बिना देर किया हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है टेंस से रिलेटेड, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिखा है, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिखा है और प्लस 1 दिए हैं जो लिखे हैं, जो आपसे मैं पूछने वाला हूँ। अंत में आपको बताना होगा कमेंट में कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन किस तरीके से देखिएगा, आइडेंटिफाई, हालांकि 1-2 एग्जाम्पल से ही आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाने वाला है कि टेंस से रिलेटेड कैसे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना। हालांकि 1 से 2 नंबर का आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेगा और इसी तरह का देखने को मिलेगा। आइडेंटिफाई यानी कि क्या करना है, इसमें से मतलब पहचानना है द टेंस, माने टेंस को, फॉर्म यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो फॉर्मेशन को यूज किया गया है ना, जिस फॉर्म को यूज किया गया, जिस स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस के जरिए किसी सेंटेंस को यूज किया गया उसको पहले पढ़िए। जैसे वी आर गोइंग टू पटना, मतलब हम पटना जा रहे हैं, तो बताइए कि ये किस टेंस का है। मैंने आपको बताया भी था कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अगर एम इजार हो तो वर्ब में ING V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये किस में हो जाएगा, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा, क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि जिस काम को जारी होना, जैसे कि वी आर गोइंग टू पटना, हम लोग पटना जा रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, हम कंटिन्यू हो गए हैं, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू पटना, हम पटना जा रहे हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फॉर्म यूज इन द फॉलोइंग, अब ये भी बताना है, ही हैज़ गॉन टू पटना फॉर 2 days, वह 2 दिन के लिए पटना जा चुका है, यानी इस काम को फिनिश समझा जा चुका है। किसी भी काम को जब हम लोग फिनिश समझते हैं ना, यानी किसी काम का पूरा हो चुका होना समझते हैं तो समझिए तो वो किस में आता है, परफेक्ट में आता है। तो कौन सा परफेक्ट, यहाँ पर देखिएगा हैज़ हैव है
ना हैज है, तो ये प्रेजेंट में ही आएगा। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, क्योंकि कंटिन्यू में एम इजार आ जाता है। फ्यूचर परफेक्ट होगा नहीं यार, गा गी आ जाता है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ ये होगा, क्योंकि परफेक्ट किसी काम का पूरा फिनिश होना हम लोग समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, क्योंकि परफेक्ट और कंटिन्यूअस का रूल नहीं है यहाँ पर, यानी हैज हैव के बाद डायरेक्ट V3 है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ये जो अंत यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना, ये आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ, सुनिएगा ध्यान से। 3 नंबर का आपको कमेंट में लिखना है कि 3 का सही उत्तर क्या होगा, आपको लिखना होगा। सुनिएगा, आइडेंटिफाई द टेंस, यानी टेंस को आइडेंटिफाई कीजिए। यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो सेंटेंस के रूप में यूज किया गया ना, जैसे कि आई विल बिकम टॉपर इन डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, देख रहा ना, इसका हिंदी में बता दूं, सुनिएगा ध्यान से। आई विल सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप समझ सकते हैं कि किस टेंस का है। सुनिएगा, आई विल बिकम टॉपर इन डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, मैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर बनूंगा, ये किस टेंस में आता है? क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, क्या पास्ट इंडेफिनिट में आता है, क्या फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है? आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक हमने जो कुछ भी और जितना हर्षोल्लास और जितना एनर्जी के साथ आपको ये टेंस समझाने की कोशिश किया, जिस तरीके से आपने कमेंट भर भर के किया था और जितने एनर्जी से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, आप समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं कि समझने के बाद वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।